हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आप अगर इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए हमेशा से भी जब भी मुझे कोई स्टॉक में अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है और मैं चाहता हूं कि आपके साथ शेयर किया जाए तो मैं ऐसा वीडियो बनाता हूं और आप सब इसको जानते होंगे। जो मुझसे जुड़े हैं पहले से ही तो उनको पता है, जो नए जुड़े हैं तो उनको बता दूं, आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन को दबा के रखें और साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। इसके लिंक इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉक इन्वेस्ट सर्च कर लीजिए तो आपको आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो भी मुझे अपॉर्चुनिटी दिखाई देते हैं मैं उसका आपको यहाँ पे लिंक भी डाल देता हूँ वीडियो बना करके। जैसे देखिए हेलीकॉप्टर वाला स्टॉक है, हेलीकॉप्टर वाला स्टॉक आपका डबल हो गया। पिछले एक साल के आपको वीडियो बनाए थे यहाँ पे 55 के लेवल से और 130 चला गया, मतलब कि एक गुना से भी ज्यादा, मतलब 100% से भी ज्यादा का रिटर्न बना। उसके साथ साथ आप अगर प्लेलिस्ट वाले कम्युनिटी टैब में आएंगे तो यहाँ पे देखिए बिंडलास बायोटेक का मैंने आपके साथ वीडियो बनाया था, डबल हो गया। भेल का मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था 7 महीने पहले, ये भी 7 महीने पहले, ये भी लगभग भेल आपका 2.5 गुना हो चुका है। तो ऐसे वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ, बहुत ही पावरफुल वीडियो रहते हैं जिसके बेनिफिट आप उठा सकते हो लर्निंग और अर्निंग दोनों के लिए। लेकिन जो मैं वीडियो बनाता हूँ सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप उसको बाई करो, समझो, देखो, सीखो, फिर उसके बाद ट्रेड करो। ओके, चलिए। वैसा ही एक स्टॉक मुझे मिला है जिसका नाम है अहलादा इंजीनियर्स लिमिटेड। अब मैं अहलादा पढ़ूं या फिर अहलदा पढ़ूं, कुछ भी पढ़ूं, मुझे नहीं पता इसका सही मतलब क्या है। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, ये आपको ये ध्यान देना है कि भाई इसको बाई करना है। इसका टिकर याद रख लो, AHLADA, तो अहलादा इंजीनियर्स है। ओके, अब ये सही है गलत है ते लेने का हमें मतलब है इसके स्टॉक में होने वाली मूवमेंट से। ओके, तो मैंने यहां से पता किया। तो सिंपली देखो, पूरा उद्देश्य क्या रहेगा वीडियो का उद्देश्य है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना। यानी कि जो भी स्टॉक मुझे मिलते हैं या फिर जैसे आप स्टॉक खोजोगे, उनको खोजने के बाद उनमें क्या देखोगे और देखने के बाद कैसे उसमें ट्रेड किया जाता है, किन किन चीजों पे ध्यान दिया जाता है, ये सब मैं आपको सिखा रहा हूँ। कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल किया जाना चाहिए, ये सिखा रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि आपको बाई करना है, कहाँ करना चाहिए, नॉलेज मैं आपको दे रहा हूं, ये मैं आपको सिखा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए लीजिएगा। अपनी ट्रेड करिए, अपने एनालिसिस के बाद आपको सही लगे तो फिर ट्रेड करिए, अदरवाइज रहने दीजिए। ओके, चलिए। चैनल की लिंक आप सबको पता है, टेलीग्राम चैनल की ज्वाइन कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले जब भी कोई स्टॉक आपके पास दिखाई देता है तो आप चाहो तो टेक्निकल स्कैन करो या फिर आप चार्ट में देखो, तो जो भी आप देखोगे तो आपको सिंपली क्या करना है, ये समझना चाहिए कि उसका नाम, कामकाज क्या है। तो सब कहाँ पता चलेगा आपको, उसके वेबसाइट पे चले जाओ। जैसे मैं अहलादा पे चला गया तो देखो अहलादा इंजीनियर्स एंड बेटर टुमारो, इनका कुछ एक वर्ड है। यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सेक्शन में चले जाओ तो स्टील डोर्स, ये स्टील के डोर्स बनाते हैं रेजिडेंशियल वुड के लिए, ग्रीन वुड डोर्स के लिए, स्टील विंडो बनाते हैं, क्लीन रूम बनाते हैं, क्लीन रूम फर्नीचर, ये मतलब बेसिकली आपके ये सब जो प्रोडक्ट है हाउस वेयर प्रोडक्ट और इन सब चीजों में इस्तेमाल होता है। तो आप इनके वेबसाइट पे आओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये करते क्या है। ओके, अब जब ये काम करते हैं तो इनको पता होगा ये जो मार्केट है काफी अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, बेसिकली उतना ऑर्गेनाइज नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अगर देखोगे तो आपके पास पड़ोस वाले जो मार्केट है वहां पे भी आपको ये काम करने वाला कोई ना कोई कारपेंटर आपको मिल जाएगा, या फिर कोई ना कोई जो स्टील वाले बनाते हैं, वो जो उनको कहते हैं फर्निशिंग वाले, कुछ तो होता है उनका नाम, वो लोग करते हैं। तो ऐसा काम हो रहा है। बट ऑर्गेनाइज्ड से अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड में जाने का मतलब ये होता है कि भाई वहां पे कुछ वॉल्यूम बेस्ड काम होता है, ये सब चीजें होती है। तो सिंपली फंडा ये है कि कंपनी अगर ये काम करे, पहली बात तो देखो ये काम जो है इसमें काफी ज्यादा कंपटीशन है। कंपटीशन किस लिए है, इस बिजनेस को समझो, इस बिजनेस में कंपटीशन ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा आपके पास वाला बंदा भी बैठा है, जो आप उसको ऑर्डर दोगे तो वो बना देगा। तो बेसिकली इस कंपनी से कोई क्यों खरीदेगा। लेकिन चूंकि टाइटन भी वैसे ही है, अब टाइटन गहने बनाती है तो क्या हमारे आसपास पड़ोस वाला गोल्ड स्मिथ नहीं बनाता। हम हर गांव में एक वो सुनार बैठा है, सुनार हमारे यहाँ गुजराती में कहते हैं, मतलब बेसिकली यूपी में सुनार कहते हैं, गुजराती में तो मुझे आइडिया नहीं है। गोल्ड स्मिथ, अब आप सबको पता है कि हर गांव में एक न गोल्ड स्मिथ, 2 गोल्ड स्मिथ होते ही हैं। मेरे यहाँ खुद की, मैं घर की बात बता रहा हूँ, ज्यादातर हम सब उन्हीं से जो घर की ज्वेलरी होती है वो परचेज करते हैं। ओके, तो क्या वहां पे टाइटन नहीं बढ़ रहा है, या फिर आपके लेट से कि जो और भी ज्वेलरी के शेयर है वो नहीं बढ़ रहे हैं? बढ़ते हैं, क्योंकि वहां पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड का मैटर हो जाता है। ओके, वहां पे जो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं वहां पे वॉल्यूम बेस्ड काम होता है, यानी इनका जो सेलिंग होगा वॉल्यूम बेस्ड होगा, और बाकी सब में क्या होता है, नॉर्मल होता है। ओके, तो खैर यहाँ पे काफी ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर इनका वॉल्यूम बढ़ेगा तो सेल्स, मतलब सेल्स में अगर वॉल्यूम बढ़ेगी तो इनको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, ये एक इनके पास पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर ये अपने इनपुट कॉस्ट को मैनेज कर सके, लेट्स से कि इनपुट कॉस्ट बेसिकली आपका जो इनका
एक प्रोडक्ट बनाने में जो लगता है कॉस्ट, उसको अगर ये मैनेज कर सके तो ये अपने प्रॉफिटेबिलिटी को सस्टेन कर सकते हैं। खैर ये ऊपर की बात है, हम बेसिक सी चीज समझते हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि भैया बेसिक क्या होता है, कैसे हम समझते हैं किसी चार्ट में किसी शेयर में पैसा डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए। ओके, तो अब चलिए ये पता चल गया कंपनी क्या करती है, इसको थोड़ा और आप टाइम पास करना है इसके वेबसाइट पे जाकर के और आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उस कंपनी के फंडामेंटल को समझना चाहिए। अब फंडामेंटल में क्या होता है, सबसे पहले आपको ये देखना चाहिए कि उसका प्राइस टू अर्निंग यानी पीई रेशियो क्या है। तो पीई रेशियो जो है 25 का है, तो 25 का जो पीई होता है ठीक ठाक माना जाता है। पीई 50 के ऊपर का, 100 के ऊपर का, ये सब पीई महंगा होता है। तो बेसिकली 25 का पी है तो स्टॉक जो है थोड़ा सा नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत महंगा नहीं है। मार्केट कैप अगर देखें तो 201 करोड़ का मार्केट कैप है। अब मार्केट कैप छोटा है, एक आप यूं कह सकते हो कि माइक्रो कैप की कंपनी है। इसमें अगर हम देखें आरओसी तो 8% का आरओसी मेंटेन कर रहे हैं, आरओई आपका 4% का आरओई मेंटेन कर रहे हैं। हालांकि आरओई आपका ज्यादा होना चाहिए, आरओसी कम होना चाहिए, मतलब आरओसीई से आरओई ज्यादा होना चाहिए। इस केस में थोड़ा सा उल्टा है, खैर कोई बात नहीं। देखो जो दिख रहा है मैं वो बता रहा हूं, मैं अपने मर्जी से कोई पेंट नहीं करूंगा। इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस स्टॉक से मुझे कुछ मिलने वाला है। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं और नॉलेज आप इस तरीके से लो। मैं कुछ भी पेंट करके नहीं दिखाऊंगा, कोई भी रोजी पिक्चर नहीं दिखाऊंगा, तो आपको जो सही लगे उसको ही देखिएगा। तो ये होना चाहिए नहीं है, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसका आरओई और आरओसीई नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नेगेटिव नहीं है तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। ओके, तो इस मामले में ये पास हो गया, मतलब कि नेगेटिव नहीं है। फिर इसके साथ देखिए कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो कर्जा में क्या होता है, डेट टू इक्विटी रेशियो। तो डेट टू इक्विटी रेशियो जो 0.37 है, ये लगभग आपका 1 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 1 से ऊपर होने का मतलब यह है कि भाई कंपनी के पास जितना रिजर्व है उतना ही कर्जा है या फिर उससे ज्यादा है। तो यहाँ पे रिजर्व इसके पास ज्यादा है, कर्जे कम है, तो ये एक तरीके से सही है, क्योंकि कर्जे कंपनी को दबा के रख देते हैं। आर पावर, ये आपको पता है अच्छे से, एग्जाम्पल। तो ये हो गया ईपीएस। भाई कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि नहीं, अल्टीमेटली अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट में कर रहा है कि या फिर लॉस कर रहा है। तो 6 रुपए का ईपीएस है तो कंपनी प्रॉफिटेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग हो सके कि भाई कामकाज क्या है। उसके बाद एक चीज हमें देखनी चाहिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग। तो इन्वेस्टर्स में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे हमें प्रमोटर की होल्डिंग नहीं दिखाई दे रही है, कोई बात नहीं, स्क्रीनर में वो चीज अवेलेबल नहीं है, तो हमें मिल जाएगी स्टॉक एज में। तो स्टॉक एज में अगर मैं उस स्टॉक का नाम लिखूंगा लादा इंजीनियर्स, उसके बाद नीचे जाएंगे शेयर होल्डिंग्स, तो यहाँ पे हमें दिख जाएगा जो प्रमोटर है वो अभी के हिसाब से सितंबर क्वार्टर में 50.50% की होल्डिंग को होल्ड कर रहा है, मतलब आधा माल प्रमोटर के पास है। आधा माल कहाँ पे है, पब्लिक के पास है। उस पब्लिक में से 6.20 एफपीआईज के पास है, 0.82 डीआईएस के पास है और 2.45 हमारे आपकी तरह चिंदी लोगों के पास में है। ओके, रिटेल इन्वेस्टर के पास में। तो अब यहाँ पे दिख रहा है कि भैया ये क्या है, लॉजिक है इसमें। देखो ऐसा होता है कि जो कंपनी का माल है ना, वो कम से कम 70% जो होता है वो 70% से ज्यादा, ये मेरा लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ। तो अच्छा क्या होता है, हालांकि ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत सी कंपनियां 20% वाले में भी चल जाती हैं। ओके, बट मैं आपको बता रहा हूं कि प्रमोटर और ये जो बड़े लोग हैं एफआईएस डीआईएस, इनको मिलाकर के कंपनी का लगभग 50% से ज्यादा इन्हीं के पास होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। ये मतलब उससे ज्यादा नहीं कि पब्लिक के पास ज्यादा रहे और इनके पास कम रहे, तो दोनों का मिला करके पब्लिक से ज्यादा इन दोनों के पास रहना चाहिए, मतलब कि आधा माल इनके पास जरूर रहना चाहिए। तो इस कैटेगरी में ये पास हो गया 50%। वैसे 70% का एक रूल है, बट उसमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। 50% वाला जो रूल है नॉर्मल, उसको याद रखो। तो मतलब क्या है, प्रमोटर का, एफआईएस का, डीआईएस का मिला करके 50% माल हो जाना चाहिए इन दोनों का। ऐसा नहीं है कि पब्लिक 98% लेके बैठी है, 2% इन लोगों के पास है, या फिर पब्लिक 80% लेके बैठी है, 20% में इन लोगों ने लेके रखा है, तो ये बहुत खराब बात होती है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो उस मैटर में ये पास हो गई है। अब ये तो हो गया, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें हम देखते हैं रिजल्ट इनके। तो रिजल्ट में अगर देखें तो इनके क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं सबसे पहले कि लेटेस्ट में इनका क्या काज क्या हो रहा है। अब आपको ये भी बता दो, मेटल इंडेक्स जो है थोड़ा सा बुलिश है, यहाँ पे ध्यान दो। इसके लिए ये किसको, इसका जो वो सेक्टर होगा क्या होगा, मेटल। तो अब मैं मेटल को आपको दिखाता हूँ, सीएनएक्स मेटल। ये देखो मेटल इंडेक्स जो है आपका बुलिश है। अब मेटल इंडेक्स जब बुलिश होता है तो इनको एक चीज ये प्रॉब्लम होती है कि इनकी इनपुट कॉस्ट थोड़ी सी महंगी हो जाती है, क्योंकि इनका जो रॉ मटेरियल है वो अगर महंगा हो गया तो रॉ मटेरियल महंगा होने से इनकी प्रॉफिटेबिलिटी पे थोड़ा सा डेंट आता है, मतलब कि थोड़ा सा प्रॉफिटेबिलिटी कम होती है। अब क्या सर जी ये नेगेटिव चीज है, तो कुछ लोग इसको नेगेटिव समझते हैं। देखो ये गलत चीज है कि आप ये समझते हो कि अगर कोई रॉ मटेरियल महंगा हो गया है तो वो कंपनी के लिए नेगेटिव है।
ऐसा नहीं होता। रॉ मटेरियल अगर महंगा होता है तो कंपनी के पास प्राइसिंग पावर होती है और वो प्राइसिंग पावर का फायदा उठा करके कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ा देती है, जिससे उसको प्रॉफिट ही होता है। ओके, ये बहुत ही बेसिक चीज है। आप अगर ये जानते हो स्टॉक मार्केट की तो आपको पता होगा। और अगर आप अभी भी ऐसा समझते हो कि कोई चीज महंगी हो जाती है तो लोग कम खरीदना शुरू कर देते हैं, तो फिर तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए। ओके, चलिए, तो इस मामले में भी ठीक ठाक है। तो अभी देखें, अगर यहाँ पे वो चीज दिखाई दे रही है साफ साफ, सिंपल समझो, यहाँ पे 49 करोड़ की सेलिंग थी, 38 करोड़ की हुई, 71 करोड़ की हुई, 32 करोड़ का प्रॉफिट था, 36 करोड़ का हुआ। लेकिन ओपीएम देखो, ओपीएम इनका जो है 15% से 11% हो गया, बिकॉज इनकी जो इनपुट कॉस्ट है वो बढ़ गई है। तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। मतलब जनरली अगर देखें तो यहाँ पे इनका पीक हुआ था। पीक कहाँ पे था? लगभग ये इस जगह पे लगभग 21 पे पीक हुआ था, जब उस टाइम पे मेटल इंडेक्स नीचे था। फिर उसके बाद जैसे ही मेटल इंडेक्स आपका ऊपर जाना शुरू हुआ, इनका जो ओपीएम है वो थोड़ा सा घट गया। यहाँ पे भी एक बार पीक हुआ था लेटेस्ट में, बट उसके बाद घट गया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कोई क्वार्टर अच्छा चला जाता है, कोई क्वार्टर अच्छा नहीं जाता, वो नॉर्मल होता है। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है वो हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए। तो इसका मीडियन अगर मैं निकालूं तो मीडियन जो निकल के आएगा वो लगभग लगभग 10 का तो निकल के आएगा ही। तो 10 के ऊपर है तो ठीक ठाक है। कंपनी कर्जा तो नहीं ले रखी है, तो कर्जा है लेकिन ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरेस्ट बढ़ा है, 1.3 करोड़ है, पहले 93 था, बट यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख हो गया। तो ये थोड़ा सा एक स्लाइटली नेगेटिव है, बट कोई बात नहीं। तो 2 करोड़ का कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट, 2.5 करोड़ का लगभग प्रॉफिट बुक किया हुआ है। नेट प्रॉफिट उनका होता है ये वाला, ध्यान दीजिए। अब अगर इसको हम एनुअल बेसिस पे देखें तो एनुअली अगर मैं देखूं तो 9 करोड़ के 9% के ओपीएम से 16% का ओपीएम हुआ, देन उसके बाद 23% का ओपीएम हुआ, और अब उसके बाद ओपीएम इनका घट रहा है बिकॉज प्राइसेस इनकी इनपुट कॉस्ट ज्यादा हो रही है और रॉ मटेरियल की प्राइसेस बढ़ रही है, आपको पता है। खैर, क्या कंपनी को नुकसान बहुत ज्यादा होगा? यस, थोड़ा बहुत होगा, लेकिन अगर फिर से मेटल इंडेक्स के मेटल की प्राइसेस गिरेंगी तो इनको जरूर अपना फायदा हो जाएगा, उनको मेंटेन करने में आसानी होगी। अब इंटरेस्ट, तो कंपनी का जो इंटरेस्ट जा रहा है वो 4 करोड़ का इंटरेस्ट जा रहा है, फिर 5 करोड़ का फाइनल का प्रॉफिट बन के आ रहा है। तो प्रॉफिटेबिलिटी में अगर देखें तो ठीक ठाक है, सस्टेन कर रही है कंपनी के पास। चूंकि छोटी कंपनी है, अब इनकी वॉल्यूम बढ़ेगी, ये प्रॉफिटेबिलिटी और ज्यादा बढ़ेगी, तो इसमें फिर और कुछ कर सकते हैं, ये बात याद रखो। लेकिन छोटी कंपनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है उनका कैपेक्स, कि भाई कंपनी जो माल बना रही है, लेट से 1 लाख डोर बना करके ये प्रॉफिट कर रहे हैं, तो क्या 1 लाख डोर से इनको 2 लाख डोर बनाने का इनका कोई प्लान है? क्योंकि जब तक वॉल्यूम नहीं, मतलब जब तक इनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तब तक इनका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा सेल्स का, और जब तक सेल्स का वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा तब तक इनके प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे, और जब तक प्रॉफिट नहीं बढ़ेंगे तब तक शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगा, ये बात याद रखो। तो सिंपली अब देखते हैं क्या इनका कंपनी का कोई कैपेक्स का प्लान है, क्योंकि कंपनी छोटी है तो जब तक कैपेक्स नहीं करेगी तब तक बड़ी कैसे होगी? तो वो हमें दिखेगा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट पे 2 चीजें और देखनी चाहिए, जिसका नाम है रिजर्व एंड सरप्लस, एंड उसके बाद बोरोविंग्स। तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारे पास कितना है? रिजर्व जो इनके पास पड़ा हुआ है, हमारे पास नहीं, मतलब कंपनी के पास 115 करोड़ का रिजर्व पड़ा हुआ है, और 47 करोड़ का इनके पास जो है रिजर्व पड़ा हुआ है। तो कंपनी ने थोड़ा सा जो कर्ज है बढ़ाया हुआ है, रिजर्व भी इन्होंने बढ़ाया है, बट उससे ज्यादा कर बढ़ गया है। चलो कोई बात नहीं। अगर रिजर्व बढ़ रहा है तो क्या कंपनी कोई कैपेक्स कर रही है? तो ये देखो, कैपेक्स कंपनी जो है 2020 में करी थी खाली, CWIP बेसिकली वो कैपेक्स होता है, तो ये आपका था, और उसके बाद से कंपनी ने कोई कैपेक्स नहीं किया हुआ है। तो कंपनी कैपेक्स नहीं कर रही, ये भी एक इसके लिए नेगेटिव फैक्टर बन के आ रहा है। तो अभी तक के हिसाब से जो मुझे दिखाई दे रहा है वो एकदम ना बहुत न्यूट्रल है, ना बहुत, मतलब न्यूट्रल है, ना बहुत ज्यादा खराब है, ना बहुत ज्यादा अच्छा है, ये बात है। देखो, तो फंडामेंटल ठीक ठाक है, ओके ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, मतलब खुद बहुत खराब भी नहीं है और बहुत अच्छे भी नहीं है कि भाई चलो ठीक है बुलिश हो जाएगा। तो सिंपल हमने फंडामेंटल का छोटा सा ओवरव्यू ले लिया। प्राइस 156 की है, लेकिन अब देखते हैं कि टेक्निकल में क्या हो रहा है। तो फंडामेंटल हमने समझ लिया और यही तरीका था समझने का। और अगर आपको बता दूं, ये सब चीजें आप मुझसे सीखना चाहते हो तो हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। आप बेसिकली होम पेज पे आकर के मेरे यूट्यूब चैनल के, और ये वाला एक वीडियो पड़ा है, आप इसको अगर देखेंगे तो मैंने अपने कोर्स के बारे में पूरी चीजें यहाँ पे बता रखी है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, क्या क्या समझने को मिलेगा, क्या क्या सिखाता हूँ, कितने दिन का कोर्स है। बहुत बेसिकली नॉर्मल है, 5,000 रुपए की बहुत ही नॉमिनल फीस है, आप इसको सीख सकते हो। ये टोटल 20 से 22 दिन चलने वाला कोर्स है। लेकिन इस वीडियो में एक पॉइंट ये है कि डेट जो है वो डेट अलग थी, क्योंकि 1 साल पुराना वीडियो है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है, कोर्सेज में मटेरियल वही है, बल्कि और ही ज्यादा ऐड हुए हैं, ये बात याद रखो। फिलहाल जो अगली बैच है वो 25 जनवरी से चालू हो रही है। अब आप ये वीडियो 25 जनवरी के बाद देख रहे हो, तो आप अगली वाली वीडियो, मतलब अगली वाली जो बैच है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो आप मुझे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, सर जी आपकी अगली बैच कौन से कब से चालू हो रही है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर ये वीडियो 25 जनवरी से पहले देख रहे हो तो जरूर ज्वाइन करिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है, आपको एकदम नॉलेज काफी अच्छा मिल जाएगा। ओके,
अब आगे बढ़ते हैं, तो टेक्निकल के बेसिस पे देखें। देखो फंडामेंटल जो होता है ना, फंडामेंटल आता है 3 महीने के बाद। वैसे भी अभी दिसंबर में आ गया है क्वार्टर, ओके, तो दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट आने वाला है, बिकॉज दिसंबर अभी खत्म हुआ है, तो जो थर्ड क्वार्टर 3 है ये आएगा इसका रिजल्ट। अब एक पॉइंट मैं आपको बताता हूं, देखो एक बहुत ही बेसिक चीज है जो आप समझ लो, लादा इंजीनियर्स यहाँ पे, अगर कभी भी, देखो मैं लॉजिक बता रहा हूं, मैं सब चीजें बता रहा हूं, बट होगा क्या वो आप पे डिपेंड करता है, सिंपल याद रखो। अगर कभी भी रिजल्ट आने, जैसे अभी देखो क्वार्टर 3 बंद हो गया, क्वार्टर 3 कौन सा होता है आपका, जो है कि सितंबर अक्टूबर नवंबर, सॉरी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर अगर आपका खत्म हो चुका है, तो अब ये आपका क्वार्टर 3 का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। और रिजल्ट से पहले अगर कोई प्राइस में बहुत ज्यादा मूवमेंट आ जाए, तो ये समझो कि कहीं ना कहीं उसमें ऑपरेटर मूवमेंट कर रहा है, या फिर रिजल्ट पता चल गया है पहले से ही किसी को, बेसिक अंडरस्टैंडिंग, या तो उसमें ऑपरेटर अपना मूवमेंट कर रहा है, ये पहला पॉइंट हो सकता है, यानी कि ऑपरेटर चाहता है कि रिजल्ट के आड़ में, रिजल्ट के नाम पे प्रॉफिट बुक करके भाग लिया जाए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है, दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि रिजल्ट किसी को पता चल गया है, यानी कि वहां पे एक्टिव हो गया है ऑपरेटर, ये दोनों चीजें हैं। अब इसमें क्या है मुझे नहीं पता है, मेरा काम था आपको हिंट देना और आग लगा देना ओके, जब तक आपके दिमाग में आग नहीं लगेगा, किसी चीज को लेकर के डाउट नहीं पैदा होगा, तब तक आप नहीं समझोगे सही चीजों को, ओके। चलिए खैर हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन अब टेक्निकल बेसिस पे क्या दिखना चाहिए, तो देखो टेक्निकल बेसिस पे जो जो दिखना चाहिए वो सब कुछ है। प्राइस आपकी ऊपर गई थी, देन उसके बाद आपकी प्राइस नीचे गई, काफी ज्यादा कंसोलिडेशन हुआ, और काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद एक हाई वॉल्यूम में ब्रेकआउट आया हुआ है। ये वीकली चार्ट है, आपको मैं दिखा रहा हूँ, तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा अच्छा है और ब्रेकआउट बहुत अच्छा हुआ है, तो ये एक तरीके से बुलिशनेस का बहुत ही भयंकर और बाहुबली वाला सिग्नल है। अब अगर ये सिग्नल है, तो हमें इसमें ट्रेड कैसे करना चाहिए, तो पहली बात तो कंफर्मेशन लेना चाहिए। कंफर्मेशन क्या होगा, कंफर्मेशन होना चाहिए कि भाई प्राइस ने प्रॉपर रेंज को तोड़ा है कि नहीं। तो ये देखो 2022 की रेंज थी जनवरी वाली, और इसने ब्रेक कर दिया है, उसके ऊपर क्लोज हुई है कि नहीं, यस क्लोज भी हो गया है। वॉल्यूम अच्छी है कि नहीं, यस बड़ी वॉल्यूम है, तो पिछली सभी वॉल्यूम से बड़ी वॉल्यूम है यहाँ पे, तो ये भी पास हो गया है वॉल्यूम बेस पे। अब हमें कैसे इसमें ट्रेड करना चाहिए, तो देखो ये वीकली चार्ट है। अब चूंकि वीकली चार्ट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए तो हम ट्रेड कर नहीं सकते, वीकली चार्ट में जो हम ट्रेड करते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए ट्रेड करते हैं, मतलब कि 1 से 2 साल के लिए ट्रेड करते हैं। तो इसमें छोटे टारगेट के लिए कोई भी मत आओ, इसमें बड़े टारगेट के लिए आओ। अगर ये सब चीजें जेन्युइन होंगी, मतलब ऑपरेटर इसको चलाना नहीं चाहता, वो नॉर्मल चल रहा है, प्राइस अपने मतलब स्टॉक अपने फंडामेंटल के हिसाब से चल रहा है, लेट से कुछ फंडामेंटल में ट्रिगर होगा जो अभी नहीं पता चलेगा, बाद में पता चलेगा। अगर ये सब चीजें होंगी तो प्राइस और अच्छी चलेगी और अच्छा आपको रिटर्न देगी। तो आपको थोड़ा बड़े लेवल पे सोचना चाहिए। अब चूंकि बड़े लेवल पे सोचना है ये तो अच्छी बात है, लेकिन रिस्क भी तो है। रिस्क किस बात का है, रिस्क है मार्केट के गिरने का, तो मार्केट भी तो गिर सकता है, तो दोनों रिस्क है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे करेंगे, तो इसमें ट्रेड होगा 2 तरीके से। पहला कि अभी नहीं करना है, इसको ऊपर गया है ना, कोई बात नहीं, नीचे आने दो, पुल बैक लेने दो, तो जब ये 140 के आसपास आएगा तो यहाँ पे बाई करना चाहिए। क्यों, क्योंकि इस मामले में अभी का जो माहौल है, क्योंकि रिजल्ट आने वाला है, मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, और आपका इलेक्शन भी होने वाला है, तो हो सकता है कुछ खराब हो गया तो मार्केट आपका गिर सकता है, तो उस केस में ये भी गिरेगा। तो हमारे पास एक तरीके से सेफ्टी रहनी चाहिए, मैं इसकी बात कर रहा हूं। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो इस जगह पे, इस जगह से इस तरीके से ट्रेड करना चाहिए, सिंपल। तो कैसे करेंगे, अभी नहीं करेंगे, 140 के आसपास आएगा तो हम यहाँ पे 30% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। क्या करेंगे, 30% क्वांटिटी बुक कर लेंगे। उसके बाद जब नीचे जाएगा, कहां पे नीचे जाएगा, 120 के आसपास, तो जब 120 के आसपास जाएगा तो वहां पे अगेन हम 30% क्वांटिटी फिर से ले लेंगे, ओके। फिर उसके बाद अगर वो नीचे गया, कहां पे 108 रुपए के आसपास, यानी कि 110 के आसपास, तो अगेन हम जो हमारी बाकी की क्वांटिटी है 40% वो हम परचेस कर लेंगे, और हमारी एवरेज प्राइस कहीं बीच में आ जाएगी। स्टॉप लॉस जो हम इसमें रखेंगे वो रखेंगे 97 रुपीज का है, तो 95 रुपीज का, यहाँ पे 100 है तो 100 पकड़ लो, 100 रुपए का, 100 रुपए का स्टॉप लॉस यहाँ पे हम रखेंगे। तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ हमें इसमें इस तरह से ट्रेड करना चाहिए, और यही सही तरीका होता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि कंटिन्यू ये भाग जाए, भाग भी सकता है, नीचे नहीं आए तो ये भी हो सकता है, दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर ऐसा स्टॉक मुझे दिख रहा है तो मैं ट्रेड करूंगा अपने नियम के हिसाब से, यानी नीचे आएगा तो ही करूंगा, अदरवाइज नहीं करूंगा। अगर आपको लगता है तो यहाँ पे छोटी मोटी क्वांटिटी ले सकते हो, 10-20 शेयर आप ले लो, इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना है, लेकिन लेना है 10-20 शेयर ही लेना है। और अगर ऊपर नहीं गया तो कोई बात नहीं, नीचे आएगा तो आपको बाई ही करना है, ये बता रखो। ये पहला पॉइंट था और यही सही तरीका है।
ऐसे प्राइस एक्शन और ऐसे माहौल में ट्रेड करने का और एक्यूमुलेट करने का। लेकिन इसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है, जैसा कि मैंने कहा कि हो सकता है Q3 रिजल्ट किसी को पहले से पता चल गया हो, या फिर ऑपरेटर जो है इसको ऑपरेट करके प्रॉफिट कमा करके भागना चाहता है। तो अगर इसका रिजल्ट खराब आ जाए, मैं रिजल्ट का अपडेट करूंगा या फिर आप खुद से भी देख सकते हो, अगर रिजल्ट खराब आ जाए तो आप एग्जिट हो जाना, फिर किसी भी प्राइस को वेट मत करना, ये भी याद रखो। ये एक सही तरीका है ट्रेड करने का और इसी तरीके से ट्रेड करना चाहिए। इसी को कहते हैं डिसिप्लिन और इसी को कहते हैं प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, समझना, देखना और उस तरीके से ट्रेड करना। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, आप इमोशन के साथ ट्रेड करते हैं, तो आपको अभी भी और ज्यादा सीखने की जरूरत है और आपको समझने की जरूरत है। और ये सब के लिए आप मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां पे सिखाया, समझाया और पढ़ाया जाएगा। उसके लिए आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।